Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. So before beginning with our session, let me give you an overview of our session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. Also we discuss it in the form of one-liner news as well. और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की तो वहाँ पे हम इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन को भी करते हैं. ठीक है. आज का जो करंट अफेयर्स होगा वो बेसिकली एमसीक्यूज़ ज़्यादा ही हैं. कुछ एक आधी न्यूज़ होगी जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगी. तो एंड तक बने रहिएगा. बहुत अच्छे हम एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं. ठीक है. एमसीक्यूज़ से क्या होता है, आप बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में करंट अफेयर्स को समझ भी लेते हो और आपको पता भी चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है. और जो भी सेशन में जुड़ रहे हैं मैं उन सभी को बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट्स अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, फॉर दैट मैटर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, कि जहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. तो अगर आप कहीं और से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे आके रिवाइज भी कर सकते हो, बिकॉज हम एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को करते हैं. तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है. तो यस, कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन है, एंड तक बने रहेगा. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. वेयर डज़ द वर्ल्ड फेमस पितृपक्ष मेला टेक प्लेस. तो पितृपक्ष मेला कहाँ पे होता है आपको बताना है. ठीक है. तो बेसिकली जब गणेश चतुर्थी होती है, ठीक, चतुर्थी से हम लोग गणेश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. गणेश आइडल्स सभी लोग अपने अपने घरों में लेके आते हैं, राइट. और उनका विसर्जन कब होता है, लास्ट डे कब होता है, चतुर्दशी को, राइट. तो चतुर्दशी जैसे ही ख़त्म हो जाती है तब से जो है तिथि चेंज हो जाती है और जो है पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. बेसिकली हम उसे श्राद्ध भी कहते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी आपके घर पे सपोज़ किसी भी पर्सन की गॉड फॉरबिड डेथ हो गई है तो ये जो 15 दिन होते हैं इस टाइम दौरान किसी एक दिन उनके लिए जो है अलग से खाना निकाला जाता है. वो फिर किसी आप पुजारी को या फिर किसी को दान करते हो, देते हो, ताकि कहीं पे भी इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे भी अगर कहीं उनकी आत्मा है या फिर वो हैं तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाए. ठीक है. बेसिकली उस मोटिव से जो है हिंदूज़ लोग बेसिकली इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. अब जो होता है हर साल अब ऐसे खाना निकालना किन किन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो बेसिकली क्या होता है, पितृपक्ष मेले के टाइम पे जो है आप जाके कहाँ पे, पहले इसका आंसर डिस्कस करते हैं, बाद में आपको आगे का जो है कंटिन्यूएशन एक्सप्लेनेशन का देता हूँ. तो बेसिकली ये मेला कहाँ पे होता है, गया बिहार में होता है. ठीक है. तो गया में क्या होता है, आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है फाल्गु रिवर के पास. यहाँ पे बहुत सारी पूजा होती है, एक बड़ी सी पूजा करनी होती है. उसके बाद से फिर आप हर साल, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं रहता है कि हर साल आपको वो खाना उनके नाम पे निकालना है. ठीक है. या फिर किसी पुजारी को खिलाना है, आप हर साल नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है. तो बेसिकली ये श्राद्ध के दौरान होता है, ये जो 15 डेज़ का पीरियड होता है. ठीक है. तो बस यही आपसे पूछा गया है कि ये मेला कब से कहाँ पे होता है, कहाँ किस जगह पे होता है. तो गया बिहार में होता है. ठीक है. आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू ऑल गाइज. ठीक है. बस मैंने वहीं पे लिखा है कि गया बिहार में ये होता है. ठीक है. अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए ये जो है, ऑनर इन द सेंस उनके लिए जो भी मैंने आपको दान वाला चीज़ बताया था उसके लिए ये चीज़ की जाती है. ठीक है. अंडर एनपीएस वात्सल्य स्कीम, at what age will the minor's account automatically convert to a regular NPS account. तो NPS वात्सल्य स्कीम जो कि बजट में जो है अनाउंस की गई थी, इस तहत जो माइनर का अकाउंट होगा वो किस एज में जो है वो रेगुलर एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. यस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 18. तो बेसिकली एक पेंशन सेविंग्स अकाउंट होता है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जो भी कोई पर्सन वर्किंग है तो सर्टन सम ऑफ मनी जो है इस एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर जब रिटायर होते हैं तो वो पूरा कॉर्पस एक जगह जमा हो जाता है, वो कहीं कहीं इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, तो आपको रिटर्न्स के साथ आपके रिटायरमेंट के टाइम पीरियड मिलता है. ठीक है. अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, जो है ये पेरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि जो बच्चों के लिए वो अभी से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो उनके बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे और जब वो कमाना स्टार्ट कर देंगे, अपनी सैलरी अर्न करना जब वो स्टार्ट कर देंगे,
उसमें फिर वो खुद से ही कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, ठीक है। मतलब जो वो अब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो जब कमाएगा तो वो खुद से अपने आप कंट्रीब्यूट करेगा, अब उसमें पेरेंट्स कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब रिटायर हो जाएगा वो पर्सन, तो जो उसके पेरेंट्स ने जमा किया था और ये जो पर्सन ने खुद कंट्रीब्यूट किया, इन सभी का कॉर्पस मिला के विथ इंटरेस्ट जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जाता है एज़ पर द PFRDA रेगुलेशंस के हिसाब से उनको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये पूरी स्कीम थी NPS अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मैंने यहाँ पे वन लाइनर के पॉइंटर्स डाले हैं ताकि आपको याद करने के लिए सही हो जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ चंद्रयान 4 मिशन? तो हमने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था। इस पे हमारा मिशन क्या था, एम क्या था कि हम मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज चंद्रयान 2 जो था वो हमारा चांद पे तो पहुंच गया था, बट उसका जो हमारा लैंडर और रोवर था वो क्रैश कर गया। हमने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 के तहत हमने मून के साउथ पोल पे जो है सक्सेसफुली लैंडिंग कर दी थी। अब चंद्रयान 4 के तहत क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट इज़ कलेक्टिंग द लूनार रॉक्स एंड सॉइल फॉर रिटर्न टू अर्थ। मतलब जब हम वापस आएंगे अर्थ पे तब हम चंद्रमा की धरती से जो रॉक्स है, पत्थर है और वहाँ की जो सॉइल है वो वापस लेके आएंगे एज अ सैम्पल के तौर पे, ताकि हम यहाँ पे रिसर्च कर पाएँ कि आगे कुछ और भी फाइंडिंग्स की जा सकती हैं क्या उन सैम्पल्स से, ठीक है। तो बेसिकली चंद्रयान 4 का ये मिशन होगा, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। इसी के साथ एक और मिशन है, व्हेन इज़ द वीनस ऑर्बिटर मिशन शेड्यूल टू बी अकम्प्लिश? मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? अकम्प्लिश्ड इज कब तक हम इसे ख़त्म कर देंगे। मैं आपको वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। इस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2028। वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या है? ये आपका लॉन्च किया जाएगा 2028, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। अकम्प्लिश इज बेसिकली या स्टार्ट, कब हम इसको लॉन्च करेंगे। टू स्टडी द वीनस एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। तो वीनस जो प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या कुछ फाइंडिंग्स की जा सकती हैं। जैसे हमने मार्स प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा फाइंडिंग कर ली है, राइट। कई सारे कंट्रीज़ ने भी इनफैक्ट फाइंडिंग्स की हैं, तो वैसे ही हम वीनस पे क्या कुछ फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये मिशन जो है VOM वेनस ऑर्बिटर मिशन इंडिया लॉन्च करेगा, ठीक है। बेसिकली सन है, राइट। सन के बाद हमारा कौन सा प्लैनेट आता है? मर्क्यूरी आता है, उसके बाद वीनस आता है एंड थर्ड पोजीशन पे है अर्थ एंड फोर्थ पोजीशन पे है मार्स। तो हमने मार्स पे तो कई सारे फाइंडिंग्स कर ली हैं, पर जो वीनस है इसके बारे में बहुत कम पता लगाया गया है, तो इसके बारे में भी हम कुछ फाइंड कर पाएँ, इस मोटिव से जो है ये मिशन जो है लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट, द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल इन्वॉल्व्स हाउ मेनी फेजेस फॉर साइमल्टेनियस पोल्स? तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल में एक साथ हम कितने फेजेस में इलेक्शन करेंगे ये आपसे पूछा गया है। यस, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, द आंसर इज 2। तो 2 फेजेस में इलेक्शंस होंगी। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि इस कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे? वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी पे जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, वो इसको चेयर कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, रिकमेंडेशंस दे दिए हैं और यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसको बिल के फॉर्म में पास करना है, वो आगे का प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे। फर्स्ट फेज़ में जो है वो लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज़ के जो है वो सारे इलेक्शंस कर दिए जाएंगे एंड इसके 100 डेज़ के अंदर अंदर, इन इलेक्शंस के 100 डेज़ के अंदर अंदर जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होती हैं, बेसिकली आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं, आपके वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, राइट, और जो आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर होते हैं, वो सारे इलेक्शंस जो हैं इन इलेक्शंस के 100 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसा इसमें प्रपोजल रखा गया है, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान? तो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का गोल क्या है? इसमें जो मेंशन किया होगा आंसर वो सिर्फ एक है, इसके कई सारे गोल्स हैं बट यहाँ पे उन सब में से यहाँ पे एक दिया गया है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज में भी इंटरनेट एक्सेस पहुँचे, ये वन ऑफ द गोल्स है
इस योजना का, ठीक है। ये भी योजना जो है आपकी बजट में अनाउंस की गई थी। बाकी जो है जो एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के, वहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड उनको दिया जाए, और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को भी अच्छा किया जाए। ये सारे कुछ एम्स थे इस अभियान के तहत, ठीक है। और ये जो है ये वन ऑफ द एम्स था इस स्कीम का, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर विल द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन बी सेटअप? तो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटीज़ हैं, राइट, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो वैसे ही एनिमेशन के क्षेत्र में, एडिटिंग, ग्राफिक्स, गेमिंग, इस क्षेत्र के लिए भी हमारे पास कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। उसके लिए जो है ये प्रपोजल रखा गया है कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी हम एक सेटअप करेंगे, जहाँ पे एनिमेशन, ग्राफिक्स, एडिटिंग और गेमिंग, इन सब के बारे में जो है अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे सेंटर सेटअप होगा? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी, राइट। गवर्नर कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट, जिसका नाम है री इन्वेस्ट 2024, इनॉग्रेटेड? तो ये जो समिट हुआ है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये समिट था, ठीक है। इसका 4th एडिशन था, आप एडिशन भी याद रखना। और कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ, ठीक है। और हमारा एम क्या है इंडिया का, कि हम 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम जनरेट कर पाएँ, ठीक है। कितना गीगावाट? 500 गीगावाट तक की एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हम जनरेट कर पाए। रिन्यूएबल इज़ बेसिकली जो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। री आ रहा है ना यहाँ पे, आपका जो वर्ड है री, यानी कि फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। जिसकी सोलार एनर्जी हो गया, ठीक है, सूर्य से जो हमारे पास सनलाइट आती है उससे एनर्जी बनाना, वन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स है। विंड एनर्जी, ठीक है, जो आपके विंड मिल्स चलते हैं, जैसे हम पवन चक्र कहते हैं हिंदी में, तो हवा के ज़रिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। एंड हाइड्रो एनर्जी, पानी के जो फ्लो है उससे हम एनर्जी जनरेट करना। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से हम कितना एनर्जी जनरेट करेंगे? 500 गीगावाट तक का बाय 2030 तक, ठीक है। I hope this news is clear to you. Next, who has become the first woman fighter pilot to join the LCA Tejas fighter fleet? तो LCA तेजस विमान को चलाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, ठीक है। ओके जी, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। डिफेंस के सेक्टर में से ये न्यूज़ आई थी, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप उसे याद रखिएगा। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बन गई हैं पहली पायलट जो कि तेजस विमान को उड़ाएंगी, वुमन पायलट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन? ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन और एमडी के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। और ये आपकी जो है नवरत्न कंपनी है, ठीक है, नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। 3 कैटेगरीज होती हैं, पहला होता है मिनी रत्न, दूसरा होता है नवरत्न और थर्ड होता है महारत्न, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये स्टेटस मिलता जाएगा, आपको ऑटोनॉमी मिलती जाएगी कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, ठीक है। बेसिकली ये स्टेटस जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन यूनिट्स या फिर एंटरप्राइजेस को ये स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट कर सकते हो या फिर याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर जी ने अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, ठीक है। तो उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है, ठीक है जी।
अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और एक न्यूज़ आ गई है। तो राहुल शरद द्रविड़ यानी कि राहुल द्रविड़ जी को, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और हेड कोच भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो है वो ऑन बोर्ड किया गया है। किसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, सो आज का न्यूज़ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सभी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, कैसा आपको ये सेशन लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.